कविता अब चील और गिद्धों का आहार बन चुकी थी। कविता के उन शब्दों को गांव का हर बच्चा बच्चा तक जुबानी याद रखे हुए था। कविता के जाने के बाद गांव में मातम सा छा गया। तेज बारिश और आंधी ने कईयों के घर को जमींदोज कर दिए। गांव कुछ ऐसा लगने लगा था कि मानो एक साथ हर घर में कोई गुजर गया हो। गांव भर में अब चर्चाएं ज़्यादा थीं। चर्चाएं भी वही, कविता के आखिरी वाले शब्द, किसी के भी घर में खुशियां नहीं आने दूंगी। उस दिन गांव में दिन में ही सन्नाटा पसर गया। कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले 2 दिन के बाद सुबह सुबह बैठक हुई। सरपंच, देखो गांव वालों, कल जो हुआ शायद गलत हुआ। वो बेचारी रोती तड़पती रही, मगर हम में से किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उसका श्राप कहीं गांव के लिए घातक ना बन जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने काम पर पुनः लौट कर जाएं। किसी तरह से गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वापस काम करने लगे। गांव में सुनार के बेटे का तिलक 2 दिन बाद होना था। उसे इसी बात की चिंता सताए जा रही थी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। गांव भर में न्योता दिया जा चुका था और सब तैयारी भी हो चुकी थी। कविता की मौत ने उसे एकदम से डरा दिया था। खैर, तिलक वाले दिन सब कार्य अपने तरीके से हो रहा था। लोगों की भीड़ तो थी, पर खुश होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। लड़की वाले दूसरे गांव से लड़के का तिलक लेकर आए, मगर उन्हें कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चेहरों की मायूसी देख पूछ ही बैठे, सब कुशल मंगल तो है ना? जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद सुनार हरीलाल ने गाना बजाने को कहा। घर के लड़कों ने गाना चला दिया और माहौल एकदम से बदल सा गया। सभी नाच गा मस्ती कर रहे थे और तभी गाने के माहौल को चीरते हुए एक रोने की आवाज़ सभी के कान में पड़ती है, मानो कोई सिसकियां ले रोए जा रहा हो। हरीलाल के कानों में जैसे ही आवाज़ आती है, हरीलाल, अब ये कौन रो रहा है यार, चुप करो। रोना फिर भी बंद नहीं होता है। ऐसे शुभ घड़ी में कौन रो रहा है, कोई बताएगा? सभी प्रकार की ध्वनि बंद होती है। तब सभी ने देखा कमरे के कोने में एक औरत अपना सर नीचे किए रोए जा रही थी। हरीलाल वहां जाता है। हरीलाल, कौन है तू जो रोए जा रही है ऐसे शुभ घड़ी में? तुझे पता नहीं है कि आज मेरे बेटे का तिलक है? उस औरत ने अपना सर उठाया तो देखा कि कविता ही बैठी रो रही थी। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। घर के मुख्य दरवाजे पर आग लग चुकी थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हरीलाल का घर आग से पूरी तरह जल उठा। कोई एक व्यक्ति भी घर के बाहर पांव भी नहीं निकाल सका। देखते ही देखते उस घर के भीतर का हर एक व्यक्ति मौत की नींद में सो गया था। कविता मुस्कुराते हुए उसी जलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। हरीलाल के घर में आग कैसे लगी ये कोई भी न जान पाया। अभी तो गांव में सन्नाटा खत्म ही हुआ था कि ये दूसरी घटना। पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव भर में अनेकों बातें होने लगी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि वहां के भीतर की खबर किसी ने नहीं दी। इसीलिए कविता वाली बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल था। कोई कविता का कहर कहता तो कोई इसे एक महज इत्तेफाक। हरीलाल के घर में कोई एक चूल्हा जलाने वाला भी नहीं बचा। पूरा गांव एक नए सदमे में जा चुका था। कुछ दिन यूं ही बीत गया। लोग वापस से सामान्य जीवन में आ जाते हैं। बिरजू को देखने के लिए लड़की वाले गांव में आने वाले थे। उसकी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर शादी लगती नहीं थी। आज बिरजू बहुत खुश था। उसके घर मेहमान जो आने को थे, मेहमानों को लेने जाने के लिए उसे ही जाना था, बस स्टॉप तक। मेहमानों को लिए बिरजू गांव की ओर ही चला जा रहा था कि हवाओं ने रुख बदला। हवा भी ऐसी थी कि मानो सब उड़ा ही ले जाएगी। बिरजू और सारे मेहमान गांव के अस्पताल तक आ गए थे। बिरजू अपने आँखों को मले जा रहा था। यूं ही आंखें मलते मलते उसे कविता उसकी ओर आती दिखी। अगले ही पल कोई भी ना था। जब तक होश संभालता, कविता उसकी आंखों के सामने आ जाती है। बिरजू के मुख से चीख निकल जाती है। उसके साथ के मेहमान तो अभी भी उसी हवाओं के जाल में फंसे थे। हवा के थमते ही सबने देखा कि बिरजू जमीन पर गिरा पड़ा होता है।
पास ही अस्पताल होने की वजह से तुरंत ही उसे सब अंदर ले जाते हैं, मगर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मौत की खबर सुन सभी अस्पताल तक आते हैं। इस मौत को भी लोगों ने कविता के कहर से ही जोड़ दिया। अब तो धीरे धीरे सभी को यकीन हो चला था कि कविता की बात सच ही थी। सारे के सारे कार्य स्थगित कर दिए गए। कोई खुशियां नहीं मनाएगा। कुछ महीने यूं ही चलता रहा। अब गांव में मनहूसियत ने पैर पसार लिया था। न कोई हंसता न कोई बोलता, हर बात पे डर। अब तो भूल से भी कोई रात में बाहर नहीं निकलता। उसी गांव में एक बारात आई। गांव के बाहर ही आकर रुकी तो साथ के लोगों ने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, मगर दूल्हा का पिता थोड़ा हठी था। हटकर बैठा कि जाएंगे तो इसी गांव के चक्कर लगाकर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन बारात गांव के चक्कर लगा गांव के मंदिर में माथा टेक वापस लौट जाती है। ये माजरा देख गांव वालों की खोई मुस्कान लौट आती है। एक बैठक के दौरान सरपंच, लगता है बला टल गई है इस गांव से। क्या कहते हो? देखा ना कैसे बारात आई और चली गई। मुझे तो लगा कि बेचारे ये सब गए काम से। लगता है वो जो घटनाएं हुई थीं गांव में वो बस एक इत्तेफाक था। गांव के मंदिर के पंडित दीनानाथ के घर उनके दूर के चाचा आए थे। मंदिर का कार्य छोड़ और कोई कार्य न संपन्न हो पा रहा था। दीनानाथ के चाचा एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। सरपंच के हिसाब से अब बला टल गई थी। उनकी बात सुन गांव वालों ने अपूर्ण रखे काम को पुनः सिद्ध करने की ठानी। हर वर्ष गांव में लगने वाले मेले का आयोजन किया गया। फिर से लोग मेले की तैयारी में लग गए। सब तैयारी हो गई और मेले का उद्घाटन सरपंच के हाथों से होना तय हुआ। मंदिर के सामने वाले मैदान में ही मेला लगाया जाता था, जहां कविता भी जी भर कर नाचती और खूब खेलती। गांव के पंडित ने सरपंच को समझाने की कोशिश की, मगर सरपंच ने एक ना सुनी। सरपंच, सुनो पंडित जी, क्या जीवन ऐसे ही बीतेगा हमारा? बताओ, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कोई तो निवारण होगा इसका। शाम होते होते लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। छोटे छोटे दुकानों में लोग सामान लिए बैठे थे बेचने को। चूड़ियाँ, बिंदी, मिठाई, बाइस्कोप, तो जाने क्या क्या। सभी और खुशियाँ ही फैली थी। लोग खुश थे इतने दिनों के बाद, मगर ज़्यादा देर तक ये संभव ना हुआ। गांव में लगा झूला टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर से वही धूल वाली आंधी चलने लगी। फिर से वही धूल भरी आंधी, मानो कविता के आने का संकेत हो। इसी आंधी के बीच सरपंच को कविता की झलक दिखती है। कविता उसी आंधी के बीच नाचती दिखाई दी। कविता को झूमते नाचते देख सरपंच हैरान थे। कविता आंखों को तरेरते हुए, खुशियाँ, हाँ कहा था ना खुशियाँ आने नहीं दूंगी। और कविता जोर जोर से हंसने लगती है। कविता अब ठीक सरपंच की निगाहों से निगाहें मिला चुकी थी। सरपंच बाबू डर के मारे कहीं जा ही नहीं पा रहे थे कि तभी एक शक्ति कविता की शक्तियों पर हावी सा होता गया। पंडित दीनानाथ और उनके चाचा दोनों ही हाथों में एक माला लिए कुछ बोले जा रहे थे। सिद्धियां जो प्राप्त थी उनको। चाचा जी ने सीधा तर्क कविता की आत्मा से किया। चाचा, क्यों परेशान कर रही है मासूम लोगों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? कविता, पंडित हट जा मेरे रास्ते से। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। इनकी करतूत जानना चाहता है तू? चाचा, सब सुन चुका हूँ। माना कि सबसे गलती हो गई है, पर इसकी सजा कब तक? आखिर कब तक देगी तू? अब बस भी कर। क्या चाहिए तुझे इसके बदले? कविता, सौदा करेगा तू? चाचा, हाँ वही समझ ले। बता क्या चाहिए तुझे? कविता, कुछ नहीं, बस मुझे इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं। चाचा, अच्छा तेरे साथ कुकर्म करने वाला कौन था ये बता। किसका बच्चा था तेरी कोख में? कविता, उन्हीं चारों में से था कोई। उस दिन जब मैं लौट रही थी तब किसी ने पीछे से धोखे से मेरे साथ कुकर्म किया था। उनमें से एक ही था जिसकी निगाह हमेशा मुझ पर ही थी। उस दिन के बाद से एकदम से उसकी हरकत बदल गई थी। उन्हें यहाँ ला दे, मैं बख्श दूंगी इन सबको। मैं खुद ही पता कर लूँगी
इतना बोल कविता वहाँ से चली जाती है। चाचा, देख सरपंच, बेचारी पर क्या जुल्म हुआ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट कौन है। सरपंच, हाँ देखा पंडित जी, बड़ी भारी गलती हो गई हम सबसे। अब आप ही बचाइए हमें इसके कहर से। चाचा, बुलाइए उन सब शहरी बाबू को गांव में, बाकी का काम वो खुद कर लेगी। सरपंच ने अपने बेटे की शादी की योजना बनाई और चारों बाबू को शादी का न्योता भेज दिया। न्योता देख सभी ने गांव में जाने का निश्चय किया। ठीक 15 दिन के बाद का न्योता था। गांव को झालर और बत्ती से सजा दिया गया ताकि शादी का माहौल लगे। सरपंच के घर पर भी खूब रोशनी कर दी गई। एक ही गाड़ी में सवार हो चारों शहरी बाबू गांव में दाखिल हो जाते हैं। अब इन लोगों के आने के साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहरी बाबू लोगों को लगा कि लोग उन्हें देखकर खुश हुए हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि बात कुछ और ही है। सरपंच ने उनके ठहरने का इंतजाम फिर से उसी घर में किया था जहां पहले वो रहा करते थे। गांव में आते ही सभी ने कविता के लिए पूछा, मगर किसी ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। सरपंच ने कहा, सरपंच, उसी ने बुलावा भेजा है, आएगी आप सबसे मिलने। प्रशांत लोगों के रवैये से कुछ संतुष्ट नहीं था। सभी घर में चले जाते हैं। शाम होने के साथ ही सभी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रशांत उठकर दरवाज़ा खोलता है। प्रशांत, अरे आ गई तुम, कैसी हो तुम कविता? कविता चुपचाप भीतर आ जाती है। उत्तम और विकास ने जब कविता को देखा तो पूछ बैठे, कैसी हो कविता? तुम्हारे हाथों का खाना आज भी याद आता है हमको। देखो हम सब चले आए फिर से गांव में। कविता सभी की आंखों को पढ़ रही थी। कविता ने एक भी शब्द नहीं कहा। सभी बोले जा रहे थे, मगर कविता चुपचाप अंदर जाती रही। किशोर बाथरूम से निकलते ही कविता को देख थोड़ा चिहुक जाता है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस यही हुआ। किशोर कविता को देख कुछ भी नहीं कह पाया। कविता की आंखों में देखने की हिम्मत किशोर में थी ही नहीं। घर के बाहर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। प्रशांत ने जब खिड़की से देखा तो उत्तम और विकास के साथ बाहर चला आया। प्रशांत, क्या हुआ सरपंच जी, सब ठीक तो है ना? आप सब यहाँ, कुछ हुआ है क्या? सरपंच और चाचा साथ ही साथ खड़े थे। सरपंच, आपका और एक साथी कहाँ है? प्रशांत जी, वो कविता से बात कर रहा है। सरपंच हैरानी के साथ, कविता के साथ? कविता अंदर है? प्रशांत जी हाँ, क्यों? इतने में किशोर के चीखने की आवाज़ बाहर आती है। उत्तम और विकास अंदर जाने को दौड़ते हैं, मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है। किशोर की आवाज़ भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। प्रशांत, किशोर, कविता, दरवाज़ा खोलो, हो क्या रहा है भीतर? प्रशांत दौड़कर सरपंच के पास जाता है। प्रशांत, सरपंच जी बताइए, ये क्या हो रहा है? सरपंच ने बीते दिनों की सारी बातें प्रशांत और उसके साथियों को बताई। वे सभी इन बातों को सुन हैरान भी थे और शर्मिंदा भी। घर के भीतर से अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। सभी अंदर जाकर देखते हैं, मगर अंदर कोई भी नहीं रहता है। ना ही कोई किशोर और ना ही कोई कविता, दोनों ही जा चुके थे। गांव वालों के चेहरे पर आज पहली बार किसी के मौत पर खुशी आई थी। सभी के चेहरे खुशी के साथ चमक रहे थे। कविता ने अपना वादा बखूबी निभाया। गांव के सरपंच ने अपने घर के आंगन में कविता की एक मूर्ति लगवाई ताकि कोई कविता को भूल न सके। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।